जाट का तब अपमान नहीं हुआ था जब आप लोग ये वीडियो बना रहे थे, उनकी नकल कर रहे थे, तमाम माननीय सांसद कर रहे थे। अंजना जी मैंने देखिए, नहीं, इनको ऑडियो सुनाइए। नहीं, आप सुनिए सापरा साहब, यू हैव टू लिसन टू दिस प्लीज सर, सुनिए। Mr. Raj, you are a lawyer. I am a son. You are a lawyer. I am a son. You see, Mr. Nariman is not a good lawyer. How many cases you know? I have done in Supreme Court. I have done in Supreme Court. You are a lawyer. I am great. Must understand. My spine is so straight. मुझे आजकल ये भी देखना पड़ रहा है कितना झुकूं, किसके सामने झुकूं, फोटोग्राफर कहां से क्या ले रहा है, कौन इंस्टाग्राम पर डाल देगा, कौन ट्विटर पर डाल देगा, कौन मेरी रीढ़ की हड्डी को तय करने लगेगा। तो मैं बताना चाहता हूं, झुकना और नमस्कार करना मेरी आदत है। ये नहीं देखता सामने कौन है। आप तो बहुत सम्मानित हैं, पर कई बार बड़ी पीड़ा होती है, गिरावट की कोई सीमा होती है, बड़ा बुरा लगता है। अब इस पर एक जवाब दीजिए कि उस दिन आप लोग क्या जाट समुदाय का सम्मान कर रहे थे? हाँ, देखिए, मैंने आपको सीधे कहा कि हमें पता है और हमारा ये स्टैंड है कि धनखड़ साहब न्यूट्रल अंपायर नहीं थे। कई बार उन्होंने पक्षपाती वो रहे हैं और हमेशा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है या उनका जो एक प्रोसेस है उसको उन्होंने संरक्षण दिया और उन्होंने हमेशा डट करके बीजेपी के साथ में वो खड़े रहे हैं, वो न्यूट्रल नहीं नजर आए हैं। तो जब ऐसी बात होती थी तब निश्चित रूप से हमारे लोगों ने भी उनका विरोध किया होगा। तो ये तो कार्यप्रणाली जो लोकतंत्र की है, जो पार्लियामेंट के अंदर है, वो चलती रही है। तो इसमें कोई बड़ी, लेकिन जिस तरह से इन्होंने उनको राजीनामा लिया या राजीनामा उन्होंने दिया, जिसकी परतें अभी आने वाले समय के अंदर खुलेंगी, ये सवाल तो आप भी पूछ रहे हैं ना, ये तो खाली विपक्ष नहीं पूछ रहा, ये तो सारा मीडिया भी इनसे पूछ रहा है, लेकिन ये जवाब नहीं देते। सुधांशु जी, छोटा सा रिस्पॉन्स, जलेबी तल, बाकी दोनों अब गुस्सा के चले जाएंगे, बाकी दोनों गुस्सा के चले जाएंगे। बिल्कुल एक लाइन में जवाब दे रहा हूं। देखिए, ये लोग कैसे सरासर झूठ बोलते हैं। अगर कोई संसद के अंदर की घटना हुई है उस पर भी व्यंग कर रहे होते तो समझा जा सकता था। क्या दिखाया जा रहा है वीडियो में कि वो राहुल गांधी जी का नाम ले रहे हैं। धनखड़ जी राज्यसभा के सभापति थे, राहुल गांधी राज्यसभा में है ही नहीं, वो लोकसभा में थे। अगर राहुल गांधी का नाम लेकर इस ढंग की मिमिक्री की जा रही है तो यह सरासर काल्पनिक आधार पर उपराष्ट्रपति के अपमान के अलावा और कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसमें रत्ती भर भी सत्य नहीं है। जो व्यक्ति उस सदन का सदस्य नहीं है उसके बारे में मतलब आज आपने सम्मान की जा रही है, इससे इनकी पोल एक बार फिर खुल जाती है। चलिए ठीक है, हम लोग तो हमेशा ही करते हैं। आशुतोष जी, इन्होंने तो क्या सम्मान किया, उनका तो सेरेमोनियल आशुतोष भी नहीं किया जी, आशुतोष भी नहीं दिया। ठीक है, अब आ रही हूं साबरा साहब, आ रही हूं, अरविंद जी भी इंतजार कर रहे हैं। आशुतोष जी, संवैधानिक पद पर हैं जिन भी वजहों से हो, और वो तो अब हवा दे नहीं रहे हैं, क्योंकि उस दिन भी देखिए जैसे खबर आई थी, आप लाइव थे, मैंने यही कहा था कि इस खबर की पुष्टि सिर्फ वो कर सकते हैं। बाकी जितनी भी बातें कि अगले दिन के लिए मीटिंग फिक्स की थी, ये हुआ, 4 बजे के पीएससी में नहीं आए रिजिजू साहब, लेकिन बावजूद इसके अगर वो कुछ नहीं कहते हैं तो स्वास्थ्य कारण ही माना जाएगा। उपराष्ट्रपति बोल रहे हैं। देखिए अंजना जी, मैं पत्रकार हूं और 30 साल से मैं पत्रकारिता कर रहा हूं। जब मैं कोई बात बोलता हूं तो पूरी गंभीरता के साथ बोलता हूं और पत्रकारीय चरित्र के साथ बोलता हूं। मैंने उस दिन भी आपके चैनल पे कहा था और आज भी मैं अपने चैनल, आज भी मैं कह रहा हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ कि जगदीप धनखड़ जी ने बहुत पीड़ा के साथ, बहुत आहत होके ये बात लोगों से शेयर की कि उनको अपमानित किया गया और वो बुरी तरीके से उनकी ईगो हर्ट हुई थी। किससे शेयर किया? अब ये आप छोड़िए, मैं पत्रकार हूं, मैं अपना सूत्र नहीं बताऊंगा। अरे ये कोई बात है? क्यों नहीं बताइएगा?
नहीं नहीं, मैं अब मैं आपको तो मैं पत्रकारिता नहीं सिखा सकता ना, क्योंकि नहीं, जो बिल्कुल मेरे नहीं सिखा सकते, क्योंकि नहीं, आप नहीं। पत्रकारिता के साल गिन रहे हैं, लेकिन बीच में उसमें राजनीति के साल जोड़ रहे हैं कि नहीं जोड़ रहे हैं? नहीं नहीं अंजना जी, अगर आप व्यक्तिगत होना चाहती तो फिर आप बात खत्म कर दीजिए क्योंकि यहीं आपने पे। नहीं, अब जवाब ही आप सर व्यक्तिगत नहीं होकर नहीं, शुरू किया ना। आप मेरी बात सुनना ही नहीं चाहती। आप मेरे पत्रकारिता जीवन के ऊपर आप प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही हैं। कोई प्रश्न आप ये चिन्ह नहीं, पूछ रहे सर। कि मैं आपको सूत्र बताऊं। अरे आप नहीं, आप नहीं सुन लीजिए। सूत्र का तो आप ये- मजाक उड़ाते हैं ना नहीं, तेजस्वी नहीं, यादव नहीं, की, कौन से नहीं, नहीं, सूत्र आप है? देखिए आप मुझसे मुखातिब है ना, आप तेजस्वी यादव से हाँ, तो मुखातिब आप नहीं है ना। पर्सनल मत बनाइए ना इसको। आप नहीं, ही ने आप शुरू बस किया ना कि देखिए, मैंने देखिए, अपने अंजना जी, पत्रकारिता के अंजना जीवन जी, में, आप भी मत अंजना कीजिए ना जी, सर। अगर इतनी पत्रकारी समझ नहीं हो तो फिर दिक्कत हो जाती है ना। हाँ। मैंने कहा कि एक बार नहीं, मैं आज भी अपनी बात पर कायम हूं और पूरी मजबूती के साथ कायम हूं कि वो नाराज थे, वो पीड़ित थे, वो आहत थे, और उन्होंने कहा था कि उनको अपमानित किया गया है। आज भी मैं एक एक शब्द पर कायम हूं। मैं उससे हट नहीं रहा हूं। चलिए ठीक है, चलिए अरविंद जी, अरविंद जी, हाँ अरविंद जी, वो कह रहे बात को ले नाराज, हाँ नाराज, बोलिए बोलिए, 2 लाइन में पूरा कीजिए। हाँ हाँ, प्रश्न इस बात को लेकर यह है कि उपराष्ट्रपति के पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति अगर अचानक इस्तीफा देता है, स्वास्थ्य कारणों से अगर इस्तीफा देता है, तो मैं ये मानता हूं कि सुधांशु त्रिवेदी जी और राजनाथ सिंह इस संसद के अंदर सबसे शालीन विनम्र व्यक्तियों में से हैं। अगर किसी आदमी का स्वास्थ्य खराब होता है तो सबसे पहले ये लोग होंगे जो जाकर उनसे मिलेंगे और ट्विटर पर आके उनकी शुभेच्छा करेंगे, उनसे पूछेंगे। लेकिन मैं देख रहा हूं कि देवेंद्र फडणवीस के नाम पर तो शुभकामनाएं दी जा रही हैं, उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की जा रही है, लेकिन ना तो सुधांशु जी ने कोई बात ट्विटर पर लिखी है और ना ही राजनाथ जी ने लिखी है, सिर्फ प्रधानमंत्री जी ने लिखी है। ये क्या दर्शाता है? इससे साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। अन्यथा खुद सुधांशु जी फलों की टोकरी लेकर उनके पास जाते, उनका स्वास्थ्य पूछते और उनको बुके देते। ठीक है, इसी का जवाब सुधांशु जी से ले लेते हैं, फिर अरविंद जी आपके पास आएंगे। सुधांशु जी, आपको विनम्र होने का सर्टिफिकेट तो आज मिल गया, लेकिन आप फल की टोकरी लेके अभी तक नहीं गए, इसका जवाब दीजिए। देखिए फल की टोकरी लेके फिर वही मैं बात कर, सार्वजनिक नहीं दिया जाता। पिछली बार भी जब उपराष्ट्रपति जी एडमिट थे तो किसी के स्वास्थ्य के बारे में व्यक्तिगत स्तर पे, मेरा कोई उस समय का ट्वीट दिखा दें और फल की टोकरी लिए हुए वो दिखा दें। इसीलिए मैं मानता हूं कि आशुतोष जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये गंभीरता से बात करते हैं, परंतु उतनी ही पूर्वाग्रहग्रस्त गंभीरता के साथ भी बात करते हैं। यह भी बात बहुत स्पष्ट होती है। अन्यथा इनको अपने विश्लेषण में जरूर बताना चाहिए, उपराष्ट्रपति के साथ इतना भद्दा मजाक करने वाले लोग आकर आज अचानक उनके प्रति सहानुभूति व्यक्त कर रहे हैं, या अपने आप में बहुत आश्चर्यजनक। हम लोग से पूछने की बजाय कि आपने ये किया था कि नहीं, प्रश्न ये पूछना चाहिए कि आपने वो किया जो भारत के संवैधानिक इतिहास में किसी ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के साथ नहीं किया। और मैं चरण सिंह सापरा जी के लिए कहना चाहता हूं एक लाइन, अंजना जी, ये कठपुतली प्रधानमंत्री बनाने का तो इनका अनुभव है। श्री पीवी नरसिम्हा राव भी कठपुतली दृष्टिकोण से ही बनाए गए थे, इसे कोई अच्छा माने या बुरा। श्री राजीव गांधी भी इसी दृष्टि से बनाए गए थे, 2 साल का अनुभव था उनको केवल। इंदिरा गांधी भी उंगली गुड़िया के लिए बनाई गई थी, और जवाहरलाल नेहरू भी सारी कांग्रेस समितियों के विरोध के बावजूद इसीलिए बनाए गए थे, क्योंकि इनके दिमाग में कठपुतली ऐसी बैठी हुई है, तो इनकी परंपरा है, इसलिए इनको सदैव ये नजर आता। हमारे यहां नैसर्गिक नेतृत्व उभरता है, अटल जी से लेकर मोदी जी तक। ठीक है, इसका चूंकि डायरेक्टली आपको बोला है, वो कह रहे हैं आप वन साइडेड होकर बात करते हैं, इनको बताते नहीं है कि ये लोग उनका मजाक उड़ाते थे और आज शुभ चिंतक बन गए हैं, इंपीचमेंट ला रहे थे उनके खिलाफ। पहली बात तो सुधांशु जी इसको अच्छी तरीके से जानते हैं कि मिमिक्री एक क्रिएटिव विधा है, कार्टून बनाना एक क्रिएटिव विधा है। ये किसी का अपमान नहीं होता। अगर कोई आदमी उसको अपमान के तौर पर लेता है, इसका मतलब या तो ना तो मिमिक्री को समझता है, ना ही कार्टून बनाने की परंपरा को समझता है। दूसरी बात, मैं सुधांशु जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। सुधांशु जी धनखड़ साहब ने नहीं लिया था ना आशुतोष जी? अरे सुन लीजिए। अरे धनखड़ साहब ने नहीं लिया था। आप जिस दर्द की बात कर रहे हैं, अगले दिन की उनकी बाइट हमने सुनाई, बहुत दर्द में थे। उन्होंने कहा मेरी रीढ़ की हड्डी कितना झुकना है, नहीं झुकना है, ये उन्होंने खुद कहा था। देखिए धनखड़ जी क्या कह रहे हैं, इसीलिए तुमको इस्तीफा देना पड़ गया ना। जवाहरलाल नेहरू ने एक जमाने में जितने कार्टूनिस्ट होते थे उनका सम्मान करते थे और कहते थे आप जितना बेहतरीन और जितना मजाक मेरा उड़ाएंगे मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन सुधांशु जी एक से सवाल पूछना चाहता हूं, वो कब जाएंगे धनखड़ जी के यहाँ उनका स्वास्थ्य पूछने के लिए? कब जाएंगे उनके यहाँ? और जाने के बाद अपनी और धनखड़ जी की फोटो कब ट्विटर पे डालेंगे? धनखड़ जी की फोटो आपके साथ, उनकी फरमाइश है, जल्दी बताइए, फिर अरविंद जी जवाब देंगे। बस एक लाइन में देखिए, आशुतोष जी ने कहा कि किसी की मिमिक्री करना क्रिएटिव वो है, मगर उसके लिए कार्टूनिस्ट होना चाहिए। जैसे आपने बतौर पत्रकार कहा कि आप अपना सूत्र नहीं बताएंगे, सही है, आपका अधिकार है,
क्या आप अपना सूत्र नहीं बताएंगे? पर यही सरकार का अधिकारी होगा तो वो नहीं कह सकता अपने किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि आप सूत्र नहीं बताएंगे। तो उसी प्रकार क्या कल्याण बनर्जी और जितने लोग वहां खड़े थे वो कार्टूनिस्ट थे? और क्या संसद भवन कार्टून बनाने की जगह है? आप अखबार में निकालते कार्टून और एक कार्टूनिस्ट के रूप में लिखते तो कोई बात नहीं थी। इसीलिए मैं बताना चाहता हूं कि हर चीज का एक प्रसंग और एक मर्यादा होती है, और व्यंग भी यथार्थ पे किया जाता है। राहुल गांधी उस संसद के सदस्य नहीं है जिनको लेकर मजाक उड़ाया जा रहा था, इससे साफ होता था। और उसके ऊपर जब आहत हुए उपराष्ट्रपति, कितने लोग उनसे क्षमा मांगने गए? बताइए आप, विपक्ष के कितने लोगों ने उनसे संवेदना व्यक्त की कि साहब हम तो क्रिएटिव कार्टूनिज्म दिखा रहे थे, ये तो क्रिएटिविटी थी, आप इससे हर्ट हुए तो इसके लिए हम खेल चैलेंज करके पूछता हूं, बताइए कितने लोगों ने किया था? क्रिएटिविटी नहीं थी, वो उपराष्ट्रपति का अपमान करने के लिए किया गया था। सुधांशु जी, देश का दुर्भाग्य है कि आर के लक्ष्मण जैसे कार्टूनिस्ट आज नहीं है, क्योंकि हो भी नहीं सकते। अगर वो होते तो उनको जेल जाना पड़ता, क्योंकि उनकी क्रिएटिविटी को समझने की क्षमता भारतीय जनता पार्टी के लोगों में शायद नहीं है। क्रिएटिविटी थी जो उस दिन सीढ़ियों पर चल रही थी और जो अगले दिन के बाद अरविंद जी बोले पहले। अरविंद जी, आशुतोष जी हमारे मित्र हैं, लेकिन इनको ये मुझे जानकारी है कि इनकी जड़ें बीजेपी और आरएसएस में नहीं है। जब इनकी जड़ें ही नहीं है तो इनके पास सूत्र क्या काम करेंगे? तो जड़ें क्यों होनी चाहिए? और कयास लगाना उचित नहीं है। जड़ें क्यों होनी चाहिए वाजपेयी जी? कयास क्यों लगाएंगे? कयास क्यों लगाएंगे, ये भी तो सवाल है ना। जब एक आदमी ने अपने रिजिग्नेशन लेटर में लिख दिया कि स्वास्थ्य कारणों से मैं कयास नहीं लगा रहा हूं, तो उसके बावजूद भी कयास। दूसरा इसीलिए मैंने जड़ों की बात की, जानबूझ के जड़ों की बात की, क्योंकि सूत्र तो आजकल क्या कहा जा रहा है सूत्रों को वो आप भी समझ आए। हम उस पर नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं महाराष्ट्र के मुद्दे पे। अभी सपना साहब ने 15-20 मिनट महाराष्ट्र पे बोला, लेकिन इनसे पूछिए कि हाईकोर्ट में 2 दिन बहस हुई इसी महाराष्ट्र के वोटर पढ़ने पे और डिलीट होने पे, या वोट के घंटों के बाद उसके वोट पढ़ने पे। क्या हुआ उसमें? हाई कोर्ट में पिटीशन डिसमिस कर दी और स्ट्रक्चर पास किए, और साथ में यह भी कहा कि टाइम हाई कोर्ट का बर्बाद किया गया है। तो जब ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जुडिशियल वर्डिक्ट आने के बाद भी आप उसी पॉइंट पर लड़े रहेंगे तो इसकी क्या वैलिडिटी है? अब आइए एसआईआर पे, पार्लियामेंट क्यों नहीं चलने दे रहे? मैं उत्तर जब दूंगा। ऑपरेशन सिंदूर पे टाइम फिक्स हो गया, डे फिक्स हो गया कि 16 घंटे उसके लिए, 9 घंटे उसके लिए, तो उसके बाद क्या रह गया? इसके बाद दूसरा आइए एसआईआर पे। एसआईआर मैटर रिलेटेड टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को गवर्नमेंट डिफेंड करेगी? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नंबर 1, वो पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं होगा, और यही सरकार ने कहा है। और दूसरा, एसआईआर का मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग भी है। और तीसरा, आज बिहार में विधानसभा में पूरे दिन इस पर डिस्कशन चली है। तो मतलब क्या आप क्या चाहते क्या है? लोकतंत्र में विपक्ष की जो जिम्मेवारियां हैं, क्या आप उनको सही ढंग से निभा रहे हैं? क्या आप लोकतंत्र की मर्यादाओं को तार-तार नहीं कर रहे हैं? क्या हंगामा करना सिर्फ एक मकसद है? अगर आप जब प्रोटेस्ट करना, मान लिया आपकी बात, डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट अलाउ है, आप अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं, जाइए लोकसभा या राज्यसभा में 5 मिनट अपना प्रोटेस्ट कीजिए, उसके बाद सबसे अच्छा वैसे बता रही बीच में अरविंद जी, सबसे अच्छा आप ही की पार्टी का है। सुनिए ना अरविंद जी, सबसे अच्छी आप ही की पार्टी का है। ये बीजेपी वाले जब कांग्रेस की सरकार थी तो ये वेल में रहते थे, फिर जब बीजेपी की सरकार आई तो कांग्रेस वाले वेल में रहते हैं, लेकिन आप हमेशा सत्ता पक्ष के तरफ रहे, तो आपकी पार्टी का बड़ा अच्छा है। इस पर दरअसल बोलने का अधिकार सिर्फ आप नहीं है। अंजना जी आपने डाइल्यूट कर दिया। अंजना नहीं, पर यही है सर किस्सा, आपने डाइल्यूट कर दिया। नहीं यही किस्सा मेरा है बड़ा सर, गंभीर मामला है। जो विपक्ष में रहता है वो वेल में रहता है इस देश में। मेरा किस्सा नहीं चल रहा है। देखिए 15 करोड़ रुपए खर्च होते हैं 10 घंटे की प्रोसीडिंग्स में, 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं 1 मिनट में, तो इसका कौन जिम्मेवार है? ठीक है, पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जल्दी से जवाब दीजिए। माफ करना, ऑपरेशन सिंदूर पर तो टाइम फिक्स हो गया। आप चैनल पे नहीं आएंगी तो आपको सैलरी मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी सर, एकदम नहीं मिलती। अरे हम लोग को तो पंच इन पंच आउट करना पड़ता है, 30-30 दिन घर से बाहर रह के लगातार आपको कवरेज करना है, उसमें भी 9 घंटे ही गिने जाते हैं रोज के। तो आप तो और नौकरी यहाँ 12 घंटे 15 घंटे चलती है, और ये लोग 35 मिनट में सारी सैलरी ले जाते हैं। हम यही कह रहे हैं कि जनता ने आपको जो जिम्मेवारियां दी हैं आप उसको क्यों नहीं निभाएंगे? पार्लियामेंट में क्यों नहीं चर्चा करेंगे? अगर चर्चा होगी तो रूल बुक के हिसाब से होगी, और उसके लिए स्पीकर बैठा हुआ है।
आप स्पीकर की मानेंगे नहीं, रूल बुक की मानेंगे नहीं, संविधान से चलेंगे नहीं, आएंगे हंगामा करके उसको एडजन करा के चले। ठीक है, अब जवाब सुनिएगा सर। जनता देखेगी और माफ करना, जवाब जनता माफ भी आपको नहीं करेगी। अंजना जी, और ऑपरेशन सिंदूर पे तो टाइम भी फिक्स हो गया है। महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर के हाईकोर्ट की बात की। हाँ, मैं आता हूं, उस पर भी आता हूं। इन्होंने महाराष्ट्र की हाईकोर्ट की बात जो इन्होंने की है उस पर मैं थोड़ा करेक्शन करना चाहता हूं। वाजपेयी जी बहुत सीनियर है, लेकिन इनको बताना चाहता हूं कि हमने जो 2 मुख्य मांगे जो है वो हमने कोर्ट में नहीं करी थी, हमने निर्वाचन आयोग से करी थी कि जो वोटर लिस्ट हमको डिजिटल फॉर्मेट में चाहिए, ये हमने निर्वाचन आयोग से मांगी। जो वीडियो फुटेज है वो हमने निर्वाचन आयोग से मांगी है, हमने कोर्ट से नहीं मांगी है। तो आप उसमें थोड़ा सा दुरुस्ती कर लीजिए। निर्वाचन आयोग ने उसका कोई उत्तर नहीं दिया है। जहां तक आप एसआईआर की बात कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, इसमें आज तो आंकड़ा जो भी 56,000 या जो भी, नहीं, अरे गलत इंफॉर्मेशन नहीं, आप चेक करिए, आप चेक करिए प्लीज, आप चेक करिए। मैं कोई गलत नहीं बोलता हूं इस विषय के अंदर, मैं गलत नहीं बोल सकता हूं इस विषय के अंदर, मैं गलत नहीं बोल सकता हूं। एडिशन डिलीशन के मामले में वो पेटिशन इस पे नहीं, पेटिशन में ये नहीं था कि हमको फुटेज नहीं दे रहे हैं, वीडियो फुटेज नहीं दे रहे हैं। पेटिशन में ये नहीं था कि हमको डिजिटल वोटर लिस्ट नहीं दे रही है, याद रखिएगा। तो दूसरी बात, आगे मैं एसआईआर पे आता हूं। एसआईआर की जहां तक आप बात कर रही है, सारी प्रणाली में आप देखेंगे कि करीबन 1 करोड़ तक ये फिगर पहुंचने वाला है जिनके नाम वोटर लिस्ट में नहीं आने वाले हैं। और ये जमीनी हकीकत जो है ना, वो कागजी जो आपके आंकड़े हैं या निर्वाचन आयोग के आंकड़े हैं उससे बहुत अलग होने वाली है। मैं ये इसीलिए पहले आपको ये सूचना देता हूं कि ये इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी की साठगांठ है। कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी को एक कस्टमाइज्ड बीजेपी की लिस्ट बनाने में मदद कर रहा है। ये टारगेटेड बूथ कैप्चरिंग है। टारगेटेड बूथ कैप्चरिंग महाराष्ट्र में छोटे पैमाने पर हुई थी, बिहार के अंदर बड़े पैमाने पर होने जा रही है। इसलिए विपक्ष जो है वो आवाज ऊपर कर रहा है, सड़क से संसद तक लड़ रहा है कि जो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के अंदर जो हमारी ताकत है विपक्ष की, उसके तहत हम जनता की अदालत में, हम सुप्रीम कोर्ट में भी गए हैं, जनता की अदालत में भी हम आवाज उठा रहे हैं कि ये प्रक्रिया जो आनन फानन में हो रही है, जो मात्र 25 दिन में हो रही है, जिस प्रक्रिया को कम से कम 3 महीने 6 महीने लगते हैं या इतना समय मिलना चाहिए, उस प्रक्रिया को 25 दिन में करके आनन फानन में कई लोगों का अधिकार छीना जा रहा है। ठीक है सर, आप ही की बात पूछ रहे हैं क्योंकि अब वही बात बार बार बोली जा रही है। सुधांशु जी, एसआईआर पर आप लोग सदन में बहस के लिए तैयार क्यों नहीं? आपने ऑपरेशन सिंदूर के लिए दिया, आप एसआईआर पर बहस को तैयार क्यों नहीं है? और आशुतोष जी फिर कह रहे हैं कि उनका सोर्स पक्का है। जवाब दीजिए कि आप उनकी सेहत की आप लोग कामना क्यों नहीं कर रहे? देखिए, अच्छी सेहत। मैं टेक्निकल बात सापरा साहब से कहता हूं कि कितने समय सीमा के अंदर ही सीसीटीवी फुटेज मांगे जा सकते हैं, कृपया यह देश को बताएं और फिर बताएं कि आपने समय सीमा के अंदर मांगे हैं या समय सीमा गुजरने के बाद शरारत के लिए मांगे। आपने अमेंड कर लिया। जैसे वीवीपैट मिलान की डिमांड की जा सकती, उसकी समय सीमा चंद दिन। जवाब दीजिए ना लीगली कि 10 महीने के बाद, आपको पता है 10 महीने के बाद सीसीटीवी फुटेज किसी के पास नहीं होती है, इसलिए मैंने बवाल करने के लिए मांगा। और मैंने आपसे पूछा कि 1 लाख आपके वोट बूथ पे 10 महीने उन्होंने क्यों नहीं एक भी फोटो डाली? उनके मोबाइल में एक भी फोटो क्यों नहीं है? अब मैं दूसरा भी बताना चाहता हूं। अरे भाई काहे परेशान है? अभी आपने कहा कि 1 करोड़ लोग जो है वो कर दिए जाएंगे। इसका मतलब मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं, कांग्रेस और इंडी गठबंधन को 1 करोड़ घुसपैठियों के वोटों के ऊपर भरोसा है। अन्यथा 51 लाख अब तक डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। तो 51,000 का अगर लाकर कोर्ट जाइए तो फिर कहिए मेरे पास ये कागज है, ये गलत किया गया। पॉइंट नंबर 3 कर रही है, बताइए ना। किसी संवैधानिक जलेबियां तल रही है, घुसपैठिया आए कैसे? संसद के अंदर नहीं किया जा सकता। देखिए फिर बीच में बोलने लगे। सबको समझ में आता है, अगर आपको अनकंफर्टेबल फैक्ट हो तो ऐसे ही बोलना पड़ता है। अब बताना चाहता हूं, किसी संवैधानिक संस्था की प्रक्रिया का विवेचन संसद में नहीं हो सकता। कल के दिन आप कहेंगे सुप्रीम कोर्ट में कोई केस चल रहा है, वो केस सही हुआ था या गलत, क्या संसद में विवेचन हो सकता है? नहीं हो सकता। उसी ढंग से जैसे सुप्रीम कोर्ट एक संवैधानिक संस्था है, वैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक संवैधानिक संस्था है, उसके कार्यों का विवेचन नहीं हो सकता। अन्यथा मुझे संविधान की वो धारा बता दे जिसके तहत न्यायालय या चुनाव आयोग के कार्य का विवेचन हो सकता, तो बताएं। इसीलिए इनका सिर्फ एक ही मामला है। देखिए,
ये कह रहे हैं नियम 267 में बहस कराइए, यानी सारा कार्य रोककर बहस कराइए और जवाब प्रधानमंत्री से दिलवाइए, जबकि प्रधानमंत्री विदेश में है। हमने कहा अगले हफ्ते कराएंगे, नहीं संसद नहीं चलने देनी है। अरे भाई तुम्हारा स्टेटमेंट ही अपने आप में इनफ्रक्चुअस है। जब प्रधानमंत्री बाहर हैं तो आप कैसे कह रहे प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट कराइए। इसलिए इनका एक ही सिद्धांत है कि कोई सूरत बदलना मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद है हर कदम पे हंगामा होना चाहिए। सापरा साहब, नहीं देखिए, आप कहते विवेचन नहीं हो सकता, तो विवेचन नहीं हो सकता आप टीवी चैनल पे क्यों कह रहे हैं? भाई पार्लियामेंट के अंदर खड़े होके कह देना, आपके जो पार्लियामेंट के नेता है, जो लोकसभा के नेता है, राज्यसभा के नेता भारतीय जनता पार्टी के, वो कह दे भाई इसमें विवेचन नहीं हो सकता, फिर उसके ऊपर वहां बात होगी। तो आप बाहर कुछ बात करेंगे और अंदर कोई बात नहीं करेंगे। आपका ये एक मोडस ऑपरेंडाई है आपका, कि आपको सारे काम करने हैं, छुप छुपा के करने हैं, लेकिन आपको कहीं भी उसके बीच में आपको फंसना नहीं है, इसीलिए आप इस तरह से करते हो। तो ये भारतीय जनता पार्टी की पोल खोल हो चुकी है। जनता जानती है कि आप क्या कर रहे हो, किस प्रक्रिया से गुजर रहे हो। आप ये 3D फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो कि एक तो डर, दूसरा ध्रुवीकरण और तीसरा जो है ध्यान भटकाने का काम कर रहे हो कि बिहार के अंदर चुनाव होने हैं तो लोगों का ध्यान जो है वो रंगदारी पर न जाए, वो मर्डर पर न जाए, वो वहां पर जो भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर न जाए, जो पेपर लीक हो रहा है उस पर न जाए, महंगाई बेरोजगारी पर न जाए, यानी मूल मुद्दों पर चर्चा न हो। आप ध्यान भटकाने का काम कर रहे हो। बस एक लाइन में, 2 लाइन में देखिए, इन्होंने जो छुपते छुपाते बोला अंजना जी, तो मुझे याद आया यूपी बिहार में कहावत होती गांवों में, नेहुरे नहुरे कहूं ऊंट की चोरी। मतलब छुपते छुपाते छोटी मोटी चोरी की जा सकती, ऊंट की चोरी नहीं। और ये जो ऊंट की चोरी कर रहे थे लाखों करोड़ों वोटर वाली, वो ऊंट पकड़ लिया गया है, इसलिए बड़ी छटपटाहट हो रही है। इसी कहावत से अगर आप लोग सब इकट्ठा होते हैं तो मैं 2 लाइन में इसी कहावत से शुरू करेंगे बहस। आशुतोष जल्दी बोलिए, सिर्फ एक लाइन। चलिए, म्यूट कर लिया आपने, चलिए इसी में टाइम निकल गया। आप सभी का बहुत धन्यवाद।